प्राचीन इतिहास के ऐसे राजा जिन्होंने अफगानिस्तान के साथ पूरे अखंड भारत पर राज किया। और वह पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने धर्म निष्पक्षता की बात की और हमारे समाज को नैतिकता का पाठ पढ़ाया और जिन्होंने पूरे विश्व में बुद्धिज्म का प्रचार किया। और हमारे भारतीय देश में असंख्य स्मारक की रचनाएं की और उनके द्वारा बिछी गई सड़कों का हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध अत्यधिक ताकतवर सम्राट मौर्य राजवंश के तीसरे शासन चक्रवर्ती अशोक सम्राट की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इस कहानी की शुरुआत तब से होती है जब सम्राट अशोक का जन्म भी नहीं हुआ था। एक दिन भगवान बुद्ध मगध में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे थे, तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा था। छोटा बच्चा अपने दोस्त से पूछा, यह कौन है? तो उसके दोस्त ने जवाब दिया, यह बुद्ध है। सब लोग उसे भिक्षा दे रहे हैं, हमें भी इन्हें भिक्षा देनी चाहिए। तो वो लड़का मिट्टी से खेल रहा था और उसके पास मिट्टी के अलावा और कुछ भी नहीं था, तो उसने वो मिट्टी ही भगवान बुद्ध को भिक्षा में दे दी। जब उसने बुद्ध को भिक्षा दी तो बुद्ध मुस्कुराने लगे। ये देखकर उनके साथ के लोग उनसे पूछने लगे कि इसने तो आपको मिट्टी दी है, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? तो भगवान बुद्ध ने इस समय भविष्यवाणी कर दी कि मेरे मृत्यु के 100 साल बाद इसका यहीं पर फिर से जन्म होगा और ये पूरे प्रांत को जीतकर उस पर राज करेगा। इसके बाद 304 ईस्वी पूर्व को इनका जन्म मौर्य वंश के दूसरे शासन बिंदुसार और सुभद्रांगी के यहाँ हुआ। राजा बिंदुसार की कई रानियां थीं और उनसे उनके 101 पुत्र जन्मे थे, जिसमें से एक अशोक भी थे। जब अशोक का जन्म हुआ था तो वो बेहद क्रूर थे और उनकी त्वचा बेहद रूखी थी, जिसकी वजह से उनके पिता बिंदुसार ने उन्हें कभी भी अपने बेटे के रूप में स्वीकार ही नहीं किया। लेकिन एक राजा का बेटा होने के कारण उनको सारी सुविधाएं दी गई जो और राजकुमारों को दी गई थी। उन्होंने अच्छे से पढ़ाई की और अपनी सैन्य प्रशिक्षण को भी अच्छे से पूरा किया। अब टाइम आ गया 101 पुत्रों में से किसी एक का राज्याभिषेक करने का, और उसके लिए एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया जिससे यह तय किया जाए कि कौन बिंदुसार का उत्तराधिकारी बनेगा और इस मौर्य वंश को संभालेगा। लेकिन अशोक तो पहले से ही जानते थे कि उनके पिता उनको सहयोग नहीं करेंगे, लेकिन उनकी मां हमेशा अपने बेटे को प्रेरित करती थी और उन्होंने कहा, जा पुत्र और जीत कर ही आना। जब वो राजमहल की तरफ निकलते हैं तभी उनकी मुलाकात राधा गुप्त से होती है, जो कि बिंदुसार के राजमहल में मिनिस्टर थे और वो हाथी पर सवार थे। तो राधा गुप्त ने अशोक से बोला कि मैं राजमहल की तरफ जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। तो अशोक उनके साथ ही हाथी पर सवार होकर राजमहल पहुंचते हैं। मैं आपको बता दूं, राधा गुप्त कोई आम आदमी नहीं थे, वो चाणक्य के पौत्र थे। और जैसे आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को बनाया था, वैसे ही राधगुप्त ने सम्राट अशोक को बनाया। अब प्रतियोगिता शुरू हो गया और सभी लोग अपना सैन्य कौशल दिखा रहे थे और इस प्रतियोगिता में भी अशोक सबसे आगे थे। लेकिन बिंदुसार कभी नहीं चाहते थे कि अशोक राजा बने और बात को घूमते हुए अपने ज्योति से कहते हैं कि आप इन सभी को देखकर बताइए कि इनमें से मेरा उत्तराधिकारी कौन बनेगा। ज्योतिषी यह भविष्य देख चुके थे कि अशोक के अलावा कोई और सम्राट नहीं बनेगा, लेकिन वो बिंदुसार को अशोक का नाम बताते तो शायद उनकी गर्दन वहीं काट दी जाती। तो उन्होंने पहेलियां में बताते हुए कहा, महाराज, जिसकी सवारी सबसे अच्छी होगी, जिसका आसन सबसे अच्छा होगा, जिसके खाने का बर्तन सबसे अच्छा होगा, और ऐसे ही घंटों तक बोलने के बाद बोलते हैं, वही आपका उत्तराधिकारी बनेगा। और वहीं अशोक ने हाथी पर सवार होकर आए थे, यानी सबसे अच्छी सवारी, और हाथी पर से उतरने के बाद जमीन पर बैठकर मिट्टी के बर्तन में खाना खाए थे। अशोक और बिंदुसार दोनों ही ये समझ चुके थे कि राजा कौन बनेगा, और अशोक ने तो इस दिन खुद को राजा मान लिया था। लेकिन बिंदुसार अभी भी राजी नहीं थे और इसी बीच तक्षशिला में एक युद्ध हो जाता है और बिंदुसार अशोक से कहते हैं कि तुम एक अच्छे योद्धा हो, तुम ही इस युद्ध को सकते हो। और अशोक तक्षशिला जाने के लिए तैयारी करने लगता है।
लेकिन बिंदुसार इनके साथ यहाँ भी चालाकी कर देते हैं और अशोक के सैनिक को एक भी हथियार नहीं देते। और जब उनका सेनापति उनको आकर बताते हैं, हमारे सैनिक तैयार हैं, लेकिन हमारे पास हथियार ही नहीं है, तो अशोक कहते हैं, हथियार हमें धरती से मिलेगी, धरती फटेगी और पाताल से हथियार लेकर आएंगे। और सच में ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि जब ये खबर तक्षशिला पहुंची कि अशोक अपनी सेना के साथ आ रहे हैं इस युद्ध को रोकने, तो तुरंत वहां के लोगों ने युद्ध ही बंद कर दिया और उनकी स्वागत के लिए फूल बिछा दिए, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं था। और उन्हें हथियार उठाने की जरूर ही नहीं पड़ी। और इसके बाद उन्हें मात्र 18 साल की उम्र में ही उज्जैन का वॉइसराय बना दिया गया। इतने योग्य और शक्तिशाली होने के बावजूद भी बिंदुसार ने अशोक को राजा नहीं बनाया और अपने जीवन की आखिरी समय तक यह कोशिश करते रहे कि उनका बड़ा बेटा सुसीम राजा बने। लेकिन सुसीम बिल्कुल भी योग्य राजा नहीं था और इसके अलावा राधा गुप्त भी नहीं चाहते थे कि सुसीम राजा बने, और उन्होंने अशोक को राजा बनाने के लिए सहयोग किया। और अब बिंदुसार अपने आखिरी दिनों में जी रहे थे और इसी बीच फिर से तक्षशिला में युद्ध हो गया और इस बार सुसीम को युद्ध रोकने के लिए भेजा गया। लेकिन बिंदुसार की तबीयत बहुत खराब थी और अब बस उनकी जान निकालने वाली थी और उन्होंने राधा गुप्त को आदेश दिया कि सभी युद्ध को रोक दो और तुरंत सुसीम को पाटलिपुत्र बुलाओ। हम उसका राज्य अभिषेक करेंगे और उसकी जगह पर अशोक को वहां पर भेज देंगे। राधा गुप्त इस आदेश का पालन तो करते हैं, लेकिन जानबूझकर बहुत देर कर देते हैं और अशोक का राज्याभिषेक करने के लिए कहते हैं। लेकिन बिंदुसार नहीं मानते और वो पूरी कोशिश करते हैं और मना करते हैं कि अशोक का राज्य अभिषेक नहीं होगा। इतने में अशोक खुद को राजा घोषित कर देते हैं और अपने पिता को कहते हैं कि अब आप कुछ नहीं कर सकते, राजा तो मैं ही बनूंगा। और 272 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मौत हो जाती है। इसके बाद जब इसकी खबर उनके बड़े भाई सुशील को मिलती है, तो अपनी सेना को इकट्ठा करके पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर भी राधा गुप्त ने अपनी चालाकी से सुशील को उस रास्ते से आने को कहते हैं जिस रास्ते में राधा गुप्त ने बड़े बड़े गड्ढे के नीचे जलता हुआ कोयला डाल दिया था और उसे झाड़ियां से ढक दिया। और जब सुशील अपने घोड़े पर सवार होकर इस रास्ते से तेजी से आ रहे थे, तभी उसी गड्ढे में गिर गए और उनकी मौत हो गई। इसके बाद पूरा नियंत्रण सम्राट अशोक के हाथ में था और उनके सलाहकार थे राधा गुप्त। और अब उनकी विजय यात्रा की शुरुआत हुई, जो इतनी तेजी से विस्तृत हुआ कि तमिलनाडु से पूरा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। और सम्राट अशोक के समय पर पूरा देश बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और वो पूरा किंगडम इकोनॉमिकली और स्टेटिकली बहुत मजबूत हो गया और हमें इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। वह पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने जानवरों के लिए हॉस्पिटल बनवाया और उन्होंने अपनी सैनिक को इतना ताकतवर कर लिया था कि कोई भी उन्हें हरा नहीं सकता था। और लगभग 8 साल में उन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत मजबूत और विस्तृत कर लिया था। लगभग पूरे प्रांत को जीतने के बाद भी एक बड़ा राज्य कलिंग वह जीत नहीं पा रहे थे। ये एक ऐसा राज्य था जिसको ना ही चंद्रगुप्त मौर्य जीत पाए थे और ना ही बिंदुसार। लेकिन अशोक के लिए यह जीतना बहुत जरूरी था अगर उनको भारत के पूर्वी तट से इंटरनेशनल ट्रेड करना हो तो। लेकिन वो कलिंग जीत नहीं पा रहे थे क्योंकि वहां की सेना बहुत ही ताकतवर थी और इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। लेकिन अभी तक सम्राट अशोक ने कोई भी बड़ा आक्रमण कलिंग पर नहीं किया था। लेकिन अब उनका पूरा ध्यान कालीन को जीतने पर था और 261 ईस्वी पूर्व में उन्होंने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और एक भयंकर युद्ध की शुरुआत हुई। ये युद्ध प्राचीन इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि दोनों सेना हार नहीं मान रही थी। इन दोनों शक्तिशाली सेना के बीच एक खूंखार युद्ध की शुरुआत हुई। हर दिन दोनों तरफ से हजारों लोगों की मौत होती है और ये खबर सम्राट अशोक तक पहुंचती। सम्राट अशोक हर दिन जीत रहे थे, लेकिन मौत की संख्या सुनने के बाद उनके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो जाती और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा और सम्राट अशोक जीत जाते हैं। लेकिन जब यह पता किया गया कि इस युद्ध में कितने लोगों की मौत हुई तो यह संख्या 1,50,000 के पार थी। यह संख्या सुनने के बाद उनकी रूह कांप गई
और अपने घोड़े के साथ वो उसी युद्ध के मैदान में पहुंच गए, जहां पर मांस और खून का कीचड़ था और उनके चारों तरफ लाशें दिखाई दे रही थी। यह दृश्य देखकर वो पूरी तरह से कांप उठे। मौत तो लाखों की हुई थी, लेकिन उनसे जुड़े कई परिवार अनाथ हो गए थे, जिनके शोक की आवाज उनके हृदय को छलनी करके रख दे रही थी। इतना सब देखने के बाद जब वो वापस अपने राज्य गए तो पूरी तरह से बादल चुके थे, और इतने लोगों के मौत का जिम्मेदार खुद को मानते हुए उन्होंने अपना शास्त्र छोड़ दिया और युद्ध से संन्यास ले लिया और बुद्धिज्म में पूरी तरह से कन्वर्ट हो गए और अपना पूरा जीवन दान और धर्म की तरफ मोड़ लिया। और इस चीज का पूरे विश्व में प्रचार करने लगे कि कोई राज्य जीतने के लिए युद्ध ना करे, बल्कि जीतना है तो धर्म से जीते। और लगभग पूरे विश्व में बड़ी बड़ी शिलालेख उनके संदेश के तौर पर लिखवाई गई। सम्राट अशोक पूरे प्राण पर अपना नियंत्रण कर चुके थे और अब वो बुद्ध भिक्षु को बहुत ज्यादा दान देने लगे। उनके पास जो कुछ भी होता था वो उसको दान में दे देते थे। लेकिन एक राजा का राज हमेशा तो नहीं होता, तो जो उनकी आगे की जनरेशन थी उनको ये दान देने वाली प्रथा ठीक नहीं लगी और उन्होंने अशोक को दान देने से ही मना कर दिया। लेकिन वो राजा अभी भी थे और उसे जिस सोने की थाली में खाना दिया जाता था वो उसको भी दान कर देते थे। उसके बाद उन्हें चांदी की थाली में खाना दिया जाने लगा, लेकिन उन्होंने उसको भी दान करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्हें मिट्टी के बर्तन में खाना दिया गया, तो अब उन्होंने राधा गुप्त से बोला कि अब मैं राजा नहीं हूँ और ना ही मेरी कोई वैल्यू है और ना ही मेरे पास कुछ बचा है। और उस समय उनके पास आधा आंवला था। उन्होंने राधा गुप्त से कहा कि इसको उन बुद्ध भिक्षु को दान कर देना और कहना यह मेरी आखिरी भेंट स्वीकार करें। और फिर भारत के एक महान राजा की मृत्यु 232 ईस्वी पूर्व को हो जाती है। दोस्तों, सम्राट अशोक का जीवन हमारे लिए लाइव एग्जाम्पल है कि हमारे हाथों में पूरे विश्व को जीतने की ताकत क्यों ना हो, लेकिन शांति का मार्ग हिंसा से ही होता है। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।